हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस में स्वागत है आपका। बेसिकली इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर का सेकंड पेपर था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, इट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन। सारे प्रोसेसर की अपनी क्या होती है, अपना उनका लोकल मेमोरी होता है, साथ में उनका अपना ही क्लॉक होता है। ठीक है, तो इसमें यू विल गेट द आंसर एज सी। नेक्स्ट इज OM एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर। ये जो है आपके क्वेश्चंस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे जो OM एल्गोरिदम है ये किस लिए यूज होती है, इट इज यूज फॉर द कंसेंसस। आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स लिंक एंड साइड फेलियर इज डिटेक्टेड बाय, इसका आंसर है आपका हैंडशेकिंग। 29 क्वेश्चन, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फाइल डज नॉट रिवील दी। फाइल क्या रिवील नहीं करता है, इसमें यू विल गेट योर फिजिकल स्टोरेज लोकेशन। क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं, तो वाया इंटरनेट दे हैव बीन कनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एटॉमिक कॉमेट प्रोटोकॉल टू सॉल्व अ वेरिएशन ऑफ द कंसेंसस प्रॉब्लम। ये अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द एग्रीमेंट। नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ मैसेजेस रिक्वायर्ड फॉर द सुजुकी कासामी एल्गोरिदम इज, यहाँ पे आपका आंसर जो है इट इज डी, 0 और n। Your next question is the algorithm which is prone to deadlock। ये सारी algorithm दी हुई है, इसमें पूछा है कौन सी algorithm prone to deadlock है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा that is first one। हम लोग नेक्स्ट पास पे चलते हैं। यहां से आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज टू फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स इन द प्रोग्राम, दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विद द फॉलोइंग रिलायबिलिटी फिगर। ये जो है ये आपका गेट का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 था वो भी आपका गेट का क्वेश्चन था। एक बार देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो किस तरह से सॉल्व होगा। बेसिकली अवेलेबिलिटी निकालना है आपको, जहाँ पे आपको मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर दिया हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है। आपका जो फॉर्मूला है उसमें आपका हो जाएगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर अपॉन mean time to repair plus mean time between failure into में 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये आपको 10 डेज में दिया हुआ है और ये आपको आर में दिया हुआ है, ये यूनिट की गलती मत करना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट है आंसर लाइक 25 इंटू में 24, क्योंकि आपको आर्ट्स में दिया हुआ है, और ये है आपका 25 इंटू में 24 प्लस 6, दोनों को ऐड किया नीचे और आपको 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, बिकॉज यू विल गेट द परसेंटेज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इट विल बी द डी पार्ट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका डी पार्ट आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स हैव। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा आपके पास, तो यू विल गेट हियर एट्रीब्यूट्स एंड नेम्स ओनली। Next is, which of the following testing techniques ensures that the software runs correctly after the changes during maintenance। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। । 37 के बाद हम लोग 38 देख लेते हैं। ये भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग मेथड इज नॉर्मली यूज्ड एज एन एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर द
सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो जब आपने टेस्टिंग पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आपका जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो आपका एंड में होता है. इट इज डन बाय द एंड यूजर, कि हमको अपना सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. तो यहाँ पे यू विल गेट द रिग्रेशन टेस्टिंग एज योर आंसर. नेक्स्ट है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग. साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इसके निकालने के लिए भी 3 तरीके होते हैं. सबसे इजी तरीका जो है कि जो भी आपका बाउंडेड रीजन है +1, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका बाउंडेड रीजन कितने हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो यू विल गेट 4 + 1, आंसर इज 5. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल. सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल में देखो ये सारे आपसे पूछे गए हैं. आपका जो मैककॉल मॉडल आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल है. ये सारा आपका जो ISO है बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में नहीं बताएगा. तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज A पार्ट. नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंजेस. तो यहाँ पे RAD मॉडल में आप चेंजेस कर सकते हो, आप प्रोटोटाइप मॉडल में आप चेंज कर सकते हो, बिल्ट एंड फिक्स मॉडल में आप चेंज कर सकते हो, बट वाटरफॉल मॉडल में आप चेंज नहीं कर सकते. तो यू विल गेट आंसर है C हियर. नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके कौन कौन से प्रोसेस आते हैं. आपका प्लानिंग आता है, आपका एग्जीक्यूशन आता है, आपका आता है मॉनिटरिंग, आपका आता है कंट्रोल एंड क्लोजर. ठीक है, तो इन्होंने आपसे पूछा है कौन नहीं आता. तो 1 और 2 तो आता है, कौन नहीं आता 3 और 4, 5 नहीं आता. तो यू विल गेट आंसर एज 3, 4, 5. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43. यहाँ पे पूछा है लेट P, Q, R the 3 languages if P and Q are regular and if PQ equal to R. तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे P और R आपका रेगुलर लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने Q को साथ में लगा दिया है P के. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो Q है वो रेगुलर हो भी सकता है, नहीं हो सकता. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट यू गिवन हियर. तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो इसके लिए यू विल गेट द आंसर इज C. आपसे नेक्स्ट 44 पूछा है अ पॉइंट 5,1 इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट अ पाइवट पॉइंट. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट P. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसी पाइवट पॉइंट के थ्रू आप इसको रोटेट करा रहे हो 90 डिग्री से. ठीक है, तो जब रोटेशन करते हो तो किसी भी पॉइंट को आप रोटेट कर जा सकते हो, या तो ओरिजिन के थ्रू या तो अबाउट एनी पॉइंट. ठीक है, तो जब भी आप किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कराओगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाओगे. बेसिकली इसमें आपके जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो आपका क्या होगा, फर्स्ट यू विल डू दी ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट करना है. तो आप ट्रांसलेशन करोगे, देन आप रोटेशन करोगे, एंड देन अगेन यू विल डू दी ट्रांसलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब 5,1 को इसके साथ करोगे तो यू विल गेट 5,1. तो यहाँ पे जब आप करोगे 2,2 के साथ आप माइनस करोगे, ट्रांसलेशन में यू विल गेट डू द माइनस एंड ट्रांसलेशन, एंड अगेन आपका जो थर्ड वाला ट्रांसलेशन में है उसमें यू विल डू द एडिशन. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3,-1. ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, यू विल डू दी रोटेशन बाय 90 डिग्री. ठीक है, तो जब आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे, आई एम इरेजिंग हियर, आपका जो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है किसके क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री 001 साइन 90 कॉस 90 एंड दिस इज 0. ठीक है, ये या तो फिर लास्ट वाली को आप छोड़ भी सकते हो, और यहाँ पे है आपका अभी जो हमने निकाला था दैट इज 3 और -1. जब आप इसको करोगे तो आपका जो आ जाएगा दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, एंड आप इसको करोगे 3 और -1, क्योंकि लास्ट वाला का तो अगेन 0 होगा, तो यू
मे और मे नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो इसका आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, दैट विल गिव यू 1 हियर, एंड यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 3। तो आपका जो पॉइंट आ गया है वो 1,3। अगेन आप रोटेशन अप्लाई करोगे, अगेन क्योंकि आपने यहाँ रोटेशन के बाद ये मिला, आपने फर्स्ट स्टेप में ट्रांसलेशन किया था तो वापस से ट्रांसलेशन करोगे तो यहाँ पे यू विल ऐड दिस पॉइंट 2,2, तो आपका आ जाएगा 3,5। तो आपका जो फर्स्ट है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स कोडिंग टेक्निक। यहाँ पे सोर्स कोडिंग की आपकी कौन कौन सी टेक्निक है? Which of the following is a source coding technique? आपका जो हफमैन कोडिंग है वो सोर्स इनकोडिंग है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज अ हफमैन कोडिंग। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स इन द डीएफए हैविंग n स्टेट्स। ठीक है, मिनिमम आपकी कितनी स्टेट पॉसिबल है? 1। मैक्सिमम आपकी कितने स्टेट्स पॉसिबल है? n। तो यू विल गेट द आंसर एज n+1। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में यू कैन ट्राई योर सेल्फ, आई सी इट शुड बी द कॉन्टेक्स्ट फ्री बट यू कैन ट्राई। नेक्स्ट इज ऑल्सो 48 में FSM दिया हुआ, इतना शॉर्ट फॉर्म दे दिया, तो बेसिकली इसका जो मतलब था दैट वाज फाइनाइट स्टेट मशीन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में इट कैन बी यूज टू ऐड 2 नंबर्स। द रिमार्क इज 2 नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, तो ये जो 2 नंबर्स होंगे दैट विल ऑलवेज बी ट्रू, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं। आपका 48 तक हो गया, लेट्स सी 49 क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए, इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर आर ऑपरेटर ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर ग्रामर में आपके रूल में एक तो साइलेंट नहीं आना चाहिए और साथ में एक साथ 2 नॉन टर्मिनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको वही वाला देखना है कि कौन ऐसा है जो प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दिस इज फाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हम G3 की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन आ रहा है, दैट मीन्स G3 विल नॉट बी देयर। आपका ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, ये आपका G4 भी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, B एंड D तो आपका हट जाएगा क्योंकि G3 एंड G3 इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके एक साथ 2 क्या नहीं होने चाहिए? एक साथ 2 नॉन टर्मिनल नहीं होने चाहिए। तो G2 में देखो आपको 2 नॉन टर्मिनल दिख रहे हैं, तो G2 भी आपका आंसर नहीं होगा, तो यू विल गेट द आंसर एज C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रेगुलर लैंग्वेज द ऑपरेटर स्टार स्टैंड्स फॉर, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन इन्होंने दिया था, इट स्टैंड्स फॉर आइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू द NFA विद n स्टेट्स। सो यू विल गेट द आंसर एज 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अ कंपाइलर चेक। तो कंपाइलर हमेशा आपका सिंटेक्स एरर चेक करता है, लॉजिकल एरर चेक नहीं करता, तो यू विल गेट द आंसर एज A। What is the output of the lexical analyzer? It will be tokens. Next देखो, predicate parser follows a, predicate parser जो है आपका टॉप डाउन अप्रोच है, तो यहाँ पे you will get the answer as A। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगा। यहाँ पे देखो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो यू कैन से कि जो बॉटम अप पार्सर होता है और बॉटम अप पार्सर के अंदर आता है आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है, तो ये दोनों आपका एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये दोनों आपका एक ही है और A और B एक साथ कभी नहीं आ सकता, तो यू विल गेट द आंसर एज A ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, What is the value of the following hierarchical representation? यहाँ पे सबसे पहले you will do 2 + 3, 2 + 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो will get 6, तो you will get the answer as this। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, 6 + 2 is 12। ठीक है,
नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे आंसर इज 13. अब ये कैसे हुआ वो देखते हैं. नंबर ऑफ टोकन्स आपको जनरेट करना है. तो फॉर के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 आपका फॉर 1 हो गया, I2 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया, 1 आपका 4 हो चुका है, 2 आपका 5 हो गया, 10 जो है आपका 6 हो गया. इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट आपका 7 हो गया. देन आपका राउंड ब्रैकेट ओपन 8, आपका स्ट्रिंग 9, आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया 10, और ये आपका नेक्स्ट हो गया 11. इसके अकॉर्डिंग आपका 11 आना चाहिए, बट यहाँ पे दे हैव मिस द सेमीकॉलन. तो अगर आप सेमीकॉलन भी इंक्लूड करोगे तो इट शुड गिव द आंसर इज 13, राइट. तो यू कैन मार्क हियर 13 क्योंकि और कोई है नहीं क्लोज में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड. ठीक है, तो जब हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर आपका क्या क्या आता है. इट इंक्लूड्स आपका रिटर्न वैल्यू आता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में. इसके अलावा आपका एक्चुअल पैरामीटर आता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर. आपका कंट्रोल लिंक आता है, आपका एक्सेस लिंक आता है, आपका टेम्परेरी जितने भी यूज करते हो वो आता है, आपका लोकल डेटा आता है. ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर हो गया आपका, रिटर्न वैल्यूज हो गया आपका, सेव्ड मशीन स्टेटस भी आपका आता है. तो जो नहीं आता वो उन्होंने पूछा है, दैट विल बी योर फॉर्मल पैरामीटर. सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इफ एन हिस्टोग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट in an image is centered towards origin on x-axis, it signifies object is dark. So you will get the answer here as B here. Next is 59. First derivative approximation says that values of the constant intensities, it is always 0. Next is given an intensity level 0 से लेके L-1 of an image with R and S positive values, how will be the negative this. तो यहाँ पे you will get the answer as B part. 58 के बाद 60 हो गया. Let's try आपका 61. Okay. Which of the following is not used to represent the region of an object in an image? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इट इज चेन कोड, सी पार्ट. नेक्स्ट इज 62. एज डिटेक्शन इन एन एरर वाया जीरो क्रॉसिंग. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे उन्होंने DIP दे दिया है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका DIP का है, एज डिटेक्शन. तो ये चारों मेथड्स जो हैं आपके एज डिटेक्शन के ही मेथड्स हैं. इसको भी आपको अंडर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर एज बी, रोबोटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड इन टास्क सच एज जूमिंग, श्रिंकिंग, रोटेटिंग. तो इसके लिए आपको यूज होता है इंटरपोलेशन. तो विल गेट द आंसर एज ए फॉर 63. नेक्स्ट इज हाउ डज पिक्चर फॉर्मेशन इन एन आई वेरी फ्रॉम इमेज फॉर्मेशन इन द कैमरा. तो कैमरे में आपकी जो इमेज बनती है और जो आपकी आई से इमेज बनती है दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आई की फोकल लेंथ है वो बेसिकली आपकी चेंज होती जाती है. तो बी आंसर इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल लेंथ इंकोडिंग. तो वेरिएबल लेंथ इंकोडिंग इनमें से आपका कौन सा नहीं है. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज ये वाला जो है आपका डेटा कंप्रेशन में यूज होता है. नेक्स्ट लेट्स सी आपका 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोम सिलेक्शन मेथड इन द जेनेटिक एल्गोरिथम्स. ये बेसिकली आपका जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये बेसिकली आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आएगा जिसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं. आपका फजी होता है, आपका जेनेटिक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, और आपका न्यूरल नेटवर्क्स होता है. तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है क्रोमोसोम सिलेक्शन का, तो इसमें कौन कौन सा यूज नहीं होता. यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिलेक्शन यूज नहीं होता. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. देखो आप फजी के इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है. इन्होंने आपसे पूछा है फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है. ये आपका वेरिएबल है इन दिस फजी सेट, ये आपका वेरिएबल इन दिस फजी सेट और ये इसकी मेंबरशिप है. तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो इट विल बी -1 तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज x1 1 - 0,8 दैट इज 0.2 एंड दिस इज x2 0.2 को आप माइनस करोगे 1 में से तो विल गेट 0.8. तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ए पार्ट. नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल आर देयर इन द फजी लॉजिक. तो फजी लॉजिक में आपके 3 रैंडम वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है आपका बूलियन, नेक्स्ट इज अ डिस्क्रीट और एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट इज द रिडंडेंसी इन इमेजेस स्टेम फ्रॉम पिक्सल कोरिलेशन.
यू विल गेट द आंसर एज बी। नेक्स्ट इन्होंने अगेन फजी का इन्होंने अगेन आपका जो क्वेश्चन हो गया वो न्यूरल नेटवर्क का आ गया है। A 3 input neutron has weight 143. The transfer function is linear with a constant proportionality being equal to 3 and the input is this. ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो देखा होगा न्यूरल नेटवर्क का वो हम किस तरह से निकालते हैं। ये आपके इनपुट दिए हुए हैं, राइट, ये आपके वेट्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा जो आपका फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका जो वेट, यहाँ पे आपका इनपुट कितना है, यहाँ पे आपका इनपुट कितना है 4 है, दिस इज 8, दिस इज 5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट दिया हुआ है दिस इज 1, दिस इज 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इज 1, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज XI WI। ठीक है, XI आपका ये हो गया, WI आपका वेट हो गया। तो जब आप करोगे तो 4 4 जा 4 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 15 आपका जो भी आएगा 51। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 के साथ क्योंकि प्रोपोर्शनली बीइंग इक्वल है 3 के। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट द आंसर इज 153। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का आ गया। एनी सॉफ्ट कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी इज कैरेक्टराइज्ड विद एल्गोरिथम व्हिच कैन बी इजीली अडैप्ट टू द चेंज ऑफ द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द सेट मेंबरशिप। तो ये जो सेट मेंबरशिप जो अभी हमने ऊपर किया था जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ये फजी का ही है। यहाँ पे जो आपकी सेट मेंबरशिप है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे इट इज द डिग्री ऑफ ट्रुथ। इट कैन बी 0, 0.1, 0.2 कुछ भी हो सकता है। 0 and 1 के बीच में इट कैन लाई एनी वैल्यू। ठीक है, एंड 0 and 1 इंक्लूडिंग है और आपका पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है 0 and 1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे विल गेट द आंसर एज डी पार्ट ओनली, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपका फजी का है। Fuzzy logic is usually represented by if-then rules. A is the correct answer. Next is signal transmission in the synapse in neural networks is the chemical process. Next is what are dendrites in the neural network? It is fibers of nerves. Next is which of the following is not an HTML tag? ये आपका HTML का आ गया। यहाँ पे list आपका HTML tag नहीं है, list के लिए आपका LI tag यूज होता है। Next is simple network management protocol operates at which port layer, port number? So it regulates at B. That will be your correct answer. Next is which of the following is not used in the standard JPEG image compression? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा KL ट्रांसफॉर्म। जो आप इन्होंने पूछा है जेपीजी कंप्रेशन में कौन सा यूज नहीं होता, तो यहाँ पे हफमैन कोडिंग यूज होता है, रन लेंथ को यूज होता है, लेकिन आपका केएल ट्रांसफॉर्म यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज जावा यूजेस थ्रेड टू इनेबल द एंटायर एनवायरनमेंट। सारे एनवायरनमेंट को ये असिंक्रोनस करता है। तो यू विल गेट द आंसर एज डी। लेट्स सी 80 ऑनवर्ड्स। An XML document that adheres to syntax rules specified by the example 1.0 specification, then it must satisfy both physical and the logical structure. So it will be the well transformed. ये basically उसने definition दे दिया well transformed का। Next is the dash application defines an application programming interface for communication between the server. तो ये आपका करता है Java servlet. Next is while using JavaScript, the browser parses the HTML code into tree-like structure which is called as DOM, document object model. D will be your correct answer. Next is which page direction should be used in the JSP to generate the PDF file? तो यहाँ पे आपका यूज होता है content type. Next is in which part of the HTML file metadata? metadata आपका कहाँ होता है? वो होता है आपके head में, आपके पेज के हेड में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी? तो आपका जो BR टैग है वो आपका एम्प्टी टैग होता है, दैट इज बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। In order to participate in cloud computing, you must use the following OS. तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरनेट, बेसिकली जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आप जो सिस्टम है जिसको आप यूज कर सकते हो, इट कुड बी ऑफ
एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ही 4 पार्ट्स हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये आपका होता है लोड बैलेंसिंग क्लस्टर आपका होता है. नेक्स्ट इज, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आपको फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, चारों की ट्रुथ टेबल बनाओ इफ टाइम इज देयर. ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड द आंसर. तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर विच गवर्न्स द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स. तो वो होता है आपका मिडलवेयर, बी पार्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर हैंडल बाय यूजिंग एडेप्टिव ग्रिड्स. तो आपका जो एडेप्टिव ग्रिड है बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग का पार्ट है. तो यहाँ पे आपका जो डी पार्ट है आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी. तो ए विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज अ स्टेटोस्कोपिक सिस्टम इन विच यूजर कैन स्टेप इनटू अ सीन एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो एक्चुअली में एनवायरनमेंट नहीं है, बस हमको लगता है हम उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. दैट विल बी द विजुअल reality. Let's move to the next part. आपका नेक्स्ट इज इन शेडो मास्क CRT. हर पिक्सल क्या बताता है आपका, हर पिक्सल आपके बेसिकली CRT में 3 पिक्सल हो जाएंगे. एक पिक्सल ग्रीन बन जाएगा, एक पिक्सल ये आपका बताएगा RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड विद मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल. तो उसको हम बोलते हैं पिक्स मैप. तो बेसिकली आपके पास 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है बिट मैप, एक है पिक्स मैप. बिट मैप का मतलब है बिट पर पिक्सल, यहाँ पे आपका मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल. तो ए विल द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फॉर गेटिंग एन इमेज, मिरर इमेज ऑफ अ ट्रायंगल विच आर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, रिफ्लेक्शन. विच आर द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर ग्राफिक्स टाइप. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपके 2 टाइप आते हैं, एक आपका होता है रास्टर स्कैन और एक आपका होता है रैंडम स्कैन. ठीक है, तो रैंडम स्कैन को ही हम लोग वेक्टर स्कैन बोल देते हैं. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ क्लिपिंग इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो क्लिपिंग का मतलब होता है कि आप कुछ लाइन्स या ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर रहे हो. ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Your next is 97. How many maximum number of objects can be represented by Z buffer algorithm? तो यहाँ पे any number of objects that will be passed at a time. तो C will be the correct answer. Let's move to the next part. I'm not giving you the whole explanation, otherwise ये आपका lecture बहुत बड़ा हो जाएगा. Which of the following points lies on the same side of the origin with respect to the line? तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है इन दोनों में से एक आंसर है. ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा. आई एम नॉट श्योर. नेक्स्ट इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट अपीयर्स एज द ट्रू साइज. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आपका है which of the following is not a basic primitive of graphics kernel system. तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा that will be your polydrop. B will be the correct answer. Next is your आपका operating system के questions अब आगे हैं. The CPU scheduling algorithm basically designed for the time scheduling system in which one of the following is the round robin. Next is which Unix command is basically used to perform the backup. तो यहाँ पे your answer will be the CPIO. बैकअप लेने के लिए आपकी ये वाली कमांड यूज होती है. नेक्स्ट इज कौन सा फॉर्मल सिस्टम है जो कि सिमेंटिक फाउंडेशन देता है प्रोलॉग का? दैट इज अ प्रेडिकेट कैलकुलस. ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Which of the following is not the function of the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, बट वायरस प्रोटेक्शन नहीं करेगा. तो विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following system called transforms an executable file into the process? ये आ जाएगा आपका executable file, that is EXEC. नेक्स्ट सिस्टम है, 3 प्रोसेसेस है, मैक्सिमम 4 को शेयर कर, कितने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं? 4. ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस को कितना चाहिए? 2 चाहिए. तो इट विल बी दी आंसर ए. अब कैसे हुआ? इसके लिए आपका जो आता है दैट इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी
n-1 + 1 दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला। आपके टोटल रिसोर्सेज हैं, p मेरे कितने प्रोसेसेस हैं, n मतलब कितने रिसोर्सेज चाहिए एक प्रोसेस को। तो जब आप इसमें जब आप इवेलुएट करोगे तो दैट विल बी दी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 + 2 - 1 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो दिस इज द करेक्ट। तो यहाँ पे डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय द ओएस। तो कंपाइलेशन नहीं करता है ये, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी। Suppose that an OS is in block state waiting for some IO. What will when the service is completed it goes to the ready state. जब अभी ये ब्लॉक स्टेट में है, ठीक है, IO वाला काम खत्म हुआ तो वापस से CPU चाहिए, और CPU जाने के लिए वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, it will go to the ready state. तो B will be the correct answer. Next is in which of the following scheduling policies does context switch never occurs. आपका context switch कभी भी नहीं होगा। तो इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कभी भी आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। सीपीयू कभी भी आपसे नहीं छिनेगा जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। वी आर डन विद दिस पार्ट, वी आर डन विद 109। ओके, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस ये आपको दिया हुआ है, कितने चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज द फॉर्मूला टू द पावर n-1 फॉक्स सिस्टम कॉल से। तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका आरटी लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी है आपका, ये भी है आपका। पाम ओएस नहीं है क्योंकि ये आपका जो है मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वी विल बी द करेक्ट आंसर। द फ्रेगमेंटेशन विच कैन नॉट बी फुल्ली एलिमिनेटेड, तो फुल्ली एलिमिनेट कहाँ पे नहीं होगा, इट विल बी दी ए पार्ट। नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट और सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस हैज फिक्स्ड साइज दिस, द फर्स्ट बाइट ऑफ द रिकॉर्ड विल बी द करेक्ट आंसर विल बी दी C1। नेक्स्ट इज आपका जो पेज साइज है मेमोरी में एलोकेशन में, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी इंटरनल मेमोरी। Let's move to the next part. किस डेप्थ तक अल्फा बीटा प्यूरिंग आप लगा सकते हो, किसी भी डेप्थ तक आप लगा सकते हो। तो आंसर विल बी द डी। एन interdisciplinary field that tries to construct precise and testable theories of the working of the human mind is known as, that is the C part, artificial neural network. A test was designed to produce satisfactory operation definition of the intelligence, that is the Turing test. C will be the correct answer. Next is an agent. ये आपका artificial intelligence का आ गया। An agent act upon its environment through the, agent किसके थ्रू, environment में act करता है sensors के थ्रू, ठीक है, और किसके थ्रू, perceive basically sorry, ये दोनों इन्होंने एक जैसा ही दे दिया। आपका जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट को परसीव करता है वाया सेंसेस, और किसके थ्रू वो रिएक्ट करेगा एनवायरनमेंट में, वाया एक्यूटेटर्स। तो आपका 119 का हो जाएगा सी एंड 120 का हो जाएगा सेंसेस। नेक्स्ट इज द अवेलेबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट स्पेस इज 2। बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is 122. In AI, which agent deals with happy and unhappy state? तो ये है आपका utility. D answer is the correct one. Which of the following is not the type of the artificial intelligence? ये देखो, ये आपका गोल बेस्ड हमने गोल बेस्ड होता है, यूटिलिटी बेस्ड होता है, रिफ्लेक्स होता है, आपका लर्निंग AI नहीं होता, तो ये will be the correct answer. Next is which of the algorithm can be used to make the decision of the win loss? गेम ट्री में win loss को डिसाइड करने के लिए कौन से एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं, that is the C1 min max algorithm. Next is the similarity between the two entities of the same type, that will be the टेम्पलेट एंटिटी। ये इन्होंने टेम्पल लिखा है, इट शुड बी द टेम्पलेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस थे जिनमें इनकी प्रॉब्लम थी, तो अगर ये उसको मानते हैं तो मुझे लगता है सबको इन्हें फ्री मार्क्स देने चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स सी, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं मुझे लगता है 90% यहाँ पे सही हैं।
बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड देन जब आपका ऑफिशियल आंसर की आएगा तो हमें उसे तो मानना ही पड़ेगा. ऑल द बेस्ट फॉर यू. एंड आपका जो पहला वाला एंड आपका जो इसका जो पेपर 1 है, आई विल बी बैक विद द पेपर 1 सून. गुड लक.